नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो हमारा पार्ट है तीसरा, आनुवंशिकी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आरबीएससी आने वाले 10th क्लास के बोर्ड है उसमें इस पार्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो इस बार का एग्जाम पैटर्न है वो आपको पता ही है कि चेंज हो गया है। तो इस बार यहाँ से आपका एग्जाम पैटर्न क्या है सबसे पहले वो समझिए। आपके यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसके अलावा 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और फिर 2, 4 इस टाइप से आपके आएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस पार्ट से हमारे छोटे क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेंडल का पूरा नाम। लगभग बार पूछा जाता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो देखिए मेंडल का जो पूरा नाम है वो क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। दूसरा यहां से छोटा क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहां पर जनक की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? जनक की जगह यहां पर पिता वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो सेम टू सेम वही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चुनाव किया। तीसरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का चुनाव किया। तो मेंडल ने कौन से पादप का प्रयोग किया था? मटर का। चौथा यहां से क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर में कितने लक्षण को चुने थे। कितने लक्षण को चुने थे? 7 लक्षण को उन्होंने चुना था। और कितने साल तक उन्होंने प्रयोग किया था? तो 7 साल तक उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रभावी लक्षण कौन सा होता है। तो जो कैपिटल टी है वो हमारा क्या होता है? प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? तो कैपिटल टी, स्मॉल टी जो होता है वो हमारा क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन से क्वेश्चन है, तो यहां पर आते हैं 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। और दूसरा आता है मटर पादप के चयन के कारण। मटर पादप चयन के कारण। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आता है। तो सबसे पहले देखिए कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, यानी किन कारणों से मेंडल जो है वो सफल हुआ था। तो देखिए सबसे पहला इसका है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षण चुने थे? 7 लक्षण। और कितने साल तक प्रयोग किया था? 7 साल तक। तो सबसे पहला इसका है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। दूसरा इसका कारण है कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे उनके आंकड़ों को उन्होंने क्या किया था? सावधानी पूर्वक लिखा। तो दूसरा इसका कारण क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक लिखा। मेंडल की सफलता का दूसरा कारण क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के जो आंकड़े हैं उनको सावधानी पूर्वक लिखा। और तीसरा है मेंडल की सफलता का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि मेंडल ने जो मटर का पादप था, यानी अपने प्रयोगों के लिए जो पादप का चुनाव था वो बड़े सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने अपना जो प्रयोग के लिए पादप का चुनाव है वो सबसे सावधानी पूर्वक किया था। ये जो 3 रीजन है वो क्या है? मेंडल की सफलता के कारण है। सबसे पहले देखिए एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, दूसरा प्रयोग के आंकड़ों को सावधानी पूर्वक लिखा, और तीसरा मटर के पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। अब देखिए यहां से जो मैंने बताया था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। तो मटर पादप चुनाव के कारण
मटर पादप चुनाव, यानी उन्होंने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया था? तो इसका सबसे पहला रीजन है कि मटर का जो पादप है उसकी एज कितनी होती है? 1 साल। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम टाइम में ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मटर के पादप की कितनी है? 1 साल। तो उन्होंने 7 लक्षण के लिए कितना टाइम लगा? 7 साल लगे। अब मान लीजिए कि उन्होंने कोई ऐसा पादप चुना होता जिसकी एज कितनी होती? 3 साल होती, तो 7 लक्षणों के लिए कितना टाइम लगता उनको? 21। तो सबसे पहला क्या हो गया कि मेंडल के जो है मटर का पादप 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। दूसरा है कि द्विलिंगी पुष्प है, मटर जो है वो कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प है। इसके कारण इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों क्या है? करवाए जा सकते हैं। अब देखिए, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? जिसपे या तो मेल हो या फीमेल हो, वो क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्प। लेकिन द्विलिंगी होता है जिसपे मेल भी होता है और फीमेल पार्ट भी होते हैं। तो मटर जो है वो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण और परपरागण दोनों क्या करवाए जा सकते हैं? आसानी से करवाए जा सकते हैं। तीसरा इसका रीजन था कि विम्पुसन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसमें परपरागण आसानी से करवा सकते हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में जो पादप है उसमें अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर पादप के चुनाव के 4 रीजन हो गए। सबसे पहला, 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम टाइम में ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण और परपरागण करवा सकते हैं। तीसरा था कि विपुंसन विधि द्वारा परपरागण करवा सकते हैं। और जो लास्ट था वो था कि मटर के पादप में अनेक प्रकार के जो लक्षण है वो पाए जाते हैं। अब देखिए, यहां से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब देखिए, यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला आता है प्रभाविता का नियम क्या है। तो देखिए, F1PD में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। जैसे कि कैपिटल टी इसका क्रॉस करवाते हैं हम स्मॉल टी से, तो क्या बनेगा हमारे पास? कैपिटल टी बनता है। तो देखिए, इसमें कैपिटल टी जो है वो तो है प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभाविता का नियम क्या है कि F1PD में जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी, और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी। इसे ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। दूसरा जो यहां से आ रहा है वो है पृथक्करण का नियम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या है? देखिए, यहां से हमारे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, दूसरे हमारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो पृथक्करण का जो नियम है उसके 3 नाम हैं: पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम। तो देखिए, पृथक्करण का नियम क्या है कि जब हम F1PD में हमारे पास कौन से पादप आते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या करता है? पृथक रूप से युग्मकों का निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें मेंडल ने बताया था कि अगर हम 2 लक्षणों को एक साथ लें, अभी तक हमने क्या लिया था? सिर्फ पादप की हाइट ली थी। अब मान लीजिए 2 लक्षण ले रहे हैं। एक हमने ले लिया पादप की हाइट, और दूसरा हमने क्या ले लिया?
जैसे मान लीजिए पादप का कलर जिसे हमने आर आर से दिखा दिया, दूसरा यहां पर ये ले लिया स्मॉल आर स्मॉल आर। तो मेंडल ने बताया स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में कि अगर हम दो लक्षणों का क्रॉस एक साथ करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे दोनों स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अब देखिए यहां से और हमारे पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला है बाह्य परीक्षण, पहला क्या आ रहा है, बाह्य परीक्षण या बाह्य संकरण। बाह्य संकरण, तो बाह्य संकरण क्या होता है कि जब हम F1PD का क्रॉस अपने प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, कैपिटल टी के साथ, तो वो क्या कहलाता है, बाह्य संकरण। उसके अलावा आता है परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण क्या होगा, परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण क्या है कि जब हम F1PD का क्रॉस किसके साथ करवाएं, स्मॉल टी यानी अप्रभावी जनक के साथ। और लास्ट जो है वो है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या है कि वह संकरण जिसमें पहली बार कैपिटल टी को नर और स्मॉल टी को क्या माना जाता है, मादा, और दूसरे क्रॉस में स्मॉल टी को नर और कैपिटल टी को क्या माना जाता है, मादा माना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से है, मेंडल का पूरा नाम, आनुवंशिकी का या जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रभाविता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। और उसके अलावा कौन कौन से आते हैं, मेंडल की सफलता के कारण, मटर पादप चयन के कारण, बाह्य संकरण, परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम संकरण। उसके अलावा एक आता है तो देखिए जो मेंडल के नियम है उनका आनुवंशिक महत्व है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो मेंडल के नियम का जो आनुवंशिक महत्व है वो क्या क्या है, सबसे पहले देखिए। पहला इसका नियम है कि जो आनुवंशिक रोग है इसको इन मेंडल के नियम से समझा जा सकता है। दूसरा जो इसका महत्व है वो क्या है कि इससे हम एक नई पीढ़ी का या नई जाति का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा जो यहां से आता है वो है कि जो बीमारियां हैं उनको हम दूर करके एक नई पीढ़ी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं यहां पर। और जो चौथा है वो है कि दो जो पीढ़ियां हैं उनके गुणों को दूर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक नई पीढ़ी बना सकते हैं। तो ये है मेंडल के नियमों का आनुवंशिक महत्व। तो यहां से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।